पसीना इतना बॉडी में क्यों आता है? क्योंकि जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें पसीना आना तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ओवर पसीना आता है। उनमें उनकी जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं ना, बहुत गीली रहती हैं, पसीने से लत रहती हैं। उनके पैरों के जो तलवे हैं वो भी गीले रहते हैं। उनके बंद शूज़ पहन लें तो जो राबे जैसे बंद होती हैं हर वक्त आप, तो उस टाइम पे भी पैरों में ना पसीजपना और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, ठीक है, तो पहले इनकी कुछ रेमेडीज़ होती थी जो कि लोग इस्तेमाल करते थे। आज तो ये सुनने में भी आपको शायद नहीं मिलेगा। जो कुछ रिसर्च में थोड़ी सी आपको बताऊंगी कि पहले जो घरों में इस्तेमाल किया जाता था वो ये होता था कि जिन अफराद को अगर घर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनको कहा जाता था कि टमाटर का जूस पिया करें। टमाटर के जूस पीने से आपका जो पसीने की जो आपकी ज़्यादती है ना, ये कम हो जाती है। मगर आज के दौर में हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, ना तो हम ये पीते हैं ना हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें इसकी इफादियत से, क्योंकि हम दूर भी हैं इसलिए हम इससे शिफा नहीं हासिल कर सकते। फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्मपिट वगैरह में पसीना आता होता तो उसको कहते होते थे कि बेकिंग स्टार्च जो है, बेकिंग सोडा जो है, उसको मिक्स करके तो जो है ना आप अपनी आर्मपिट में लगा लें या हाथों में हथेलियों में लगा लें, तलवों पे लगा लें और 15-20 मिनट के बाद नहा लें। तो ये वाली चीज़ें भी करने से बहुत ज़्यादा पसीना जो है शिद्दत से जो आ रहा होता है वो रुक जाता है। अब इस तरीके की रेमेडीज़ के बारे में ये पहले लोगों को पता होता था और लोग फॉलो करते होते थे। पानी ज़्यादा पीते थे, उनको पता था कि भाई पानी ज़्यादा पीने से अगर किसी को पसीना आ रहा है तो उसके पसीने में स्मेल कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत, नीम के पत्तों को उबाल के तो उससे नहाते होते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के तो स्कैल्प में, गर्दन में, ठीक है, माथे पे, नाक पे, जिस्म में बहुत पसीना आता है, ठीक है। कुछ लोगों को एसी में बैठ के भी सर्दियों में भी पसीना आता है। उनके लिए बड़ा अच्छा हल होता था कि नीम के पत्तों को उबाल के तो उसके पानी से नहाएं। मगर अब देखें, पहले तो हम ये चीज़ें करके अपने आप को बैलेंस करते थे। आज के दौर में कोई ये चीज़ों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आज के लोग सबसे पहले तो उसकी कॉज ढूंढ रहे होते हैं, इसका इलाज ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है गूगल का टाइम है, गूगल कर रहे होते हैं। तो हम इसको पहले डायग्नोस करते हैं कि ये पसीना जो लोग, आम लोगों को आता है कुछ ज़्यादा, क्या ये कोई बीमारी है, इसकी क्या वजूहात है, या फिर ये नॉर्मल है, ये कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं है, कुछ भी है। इस पे बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब को बुलाया है, वो हमें बताएंगे। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी है वो लोग जो पहले ज़माने में किया करते थे जी। मगर आज के दौर में ये इंसान को कैसे पता चलेगा कि जो मुझे इतना एक्स्ट्रा पसीना आ रहा है या मैं इसका शिकार हूँ तो ये क्यों हूँ, और क्या ये नॉर्मल है, इसको छोड़ सकते हैं ऐसे, यू कैन लीव इट लाइक दिस, या फिर हमें इसको बहुत सीवियर सोचना चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले तो दो तरह के पॉइंट्स हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। आपने एक तो बात की पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना आना, और दूसरी बात आपने की कि हाथों की हथेलियों पे, पाँव के तलवों पे या अंडरआर्म्स में ज़्यादा पसीना आना। मेडिकल में इन दोनों चीज़ों को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में रखा जाता है। अमूमन वो पेशेंट्स कि जिनकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और इवन कि आपने देखा होगा कि एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, या इवन कि वो सर्दियों में हैं या पहाड़ी मुकामात पे हैं, कोई टास्क, कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे पेशेंट्स में अमूमन उनके थायराइड ग्लैंड्स का इशू होता है, और उसके लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं 3 तरह के, T3, T4, TSH। इन मेडिकल टेस्ट्स को करवाने के बाद उसके मुताबिक उनको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है, और उसके बाद उनका वो पसीना रुक जाता है, बॉडी का पसीना बेहतर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपने बात की रेमेडीज़ की। तो बेसिकली रेमेडीज़ जो हैं, नो डाउट कि नीम के पत्तों का पानी हो गया, या फटकरी का आपने बेकिंग सोडा की बात की, तो जो रेमेडीज़ हैं नो डाउट इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आया कि ये इनका इफ़ेक्ट कितनी देर तक लास्ट करता है। ऑब्वियसली कि अगर आप कोई बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं अंडरआर्म्स की एक्सेसिव स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, एट दैट टाइम जब तक वो आपके अंडरआर्म्स में है तब तक वो इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन आधे से 1 घंटे के बाद वो अपना इम्पैक्ट खो देगा और आपकी कंडीशन दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ये जो बॉडी स्प्रेज वगैरह होते हैं, अगर आप ये अंडरआर्म्स में लगाएं तो उससे स्मेल नहीं आएगी, अब ये बैक्टीरिया जो है ना ये पैदा नहीं करेगा। तो क्या ये डेली बेसिस पे लोगों को लगाने चाहिए अंडरआर्म्स पे? देखिए, बेसिकली इसमें लगा लेने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम वही बात है कि जब जब जैसे आपको स्वेटिंग आने लगेगी तो दोबारा से आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि वो पेशेंट्स या वो लोग कि जिनके हाथों की हथेलियों पे बहुत पसीना आता है या पाँव के तलवों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अमूमन ये एक जेनेटिक इशू होता है।
और ये आपकी फैमिली में रन कर रहा होता है, आपके दादा में, नाना में, किसी ना किसी में ये इशू रहा होता है। और अच्छा, ऐसे लोग ना किसी को हाथ मिलाते हुए बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं अपने आप को, क्योंकि उनको पता है इनके हाथ गीले हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। उसमें बेसिकली ये है कि ये सेम इशू मेरे साथ भी था। अच्छा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हाथ मेरे बिल्कुल ड्राई हैं। हाँ। लेकिन अलबत्ता चूंकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट अपनी मेडिकल की स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कोई 2014-15 में भी मेरी कंडीशन ये होती थी कि मुझे कोई एक एक दो दो रुमाल हाथ में पकड़ने पड़ते थे, और तब जाके जो है स्वेटिंग को मैं कंट्रोल में रख पाता था। और इवन कि मेंटल इम्पैक्ट इसका ये आता है कि आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, आप लोगों से हाथ मिलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी खुद एतमादी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और इसके अलावा फिर आपका जो है मेंटल इम्पैक्ट, इसकी वजह से आप एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को कन्वे करने का मेजर पर्पज़ आज यही है कि वो लोग जो इस चीज़ से मुतासिर हैं, पाकिस्तान में उन्हें अवेयर किया जाए कि वो इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये रीज़न क्या है बिहाइंड? इसकी रीज़न बेसिकली, इसकी रीज़न सिर्फ ये जो हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हाथों की, पाँव की और अंडर आर्म्स की, इसकी रीज़न ये अमूमन जेनेटिक होता है, ये आपकी फैमिली में रन करता है। फैमिली में कहीं ना कहीं पे ये इम्पैक्ट किसी में मौजूद होता है, और वो जंप करके कंसीडर करेंगे इसको? नहीं, इसे हम बीमारी कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी बॉडी का एक एबनॉर्मल फंक्शन है ये, और एबनॉर्मेलिटीज़ या आप कह लें कि जितने भी जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं या कंसर्न्स होते हैं, उनका आप देखें कि अमूमन कोई परमानेंट सोल्यूशन या क्योर नहीं होता। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि स्पाइसेस खाने से, स्पाइसी मसाले खाने में इस तरह से इस्तेमाल करने से, फिर या फिर कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है, तो इसकी वजह से भी, या सिंथेटिक कपड़ा पहन लो उसकी वजह से, तो इन सब रीजंस को भी मद्देनज़र मेरे ख्याल से रखना चाहिए कि इनकी वजह से भी तो शायद होते होंगे। नो डाउट कि जिनकी स्पाइसेस की, फास्ट फूड की इंटेक ज़्यादा है, ऑयली फूड की इंटेक ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में पूरी बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है उनकी। और जब आपकी ये फूड या डाइट आपकी बेहतर हो जाती है, तो उन कंडीशन उनकी बेहतर हो जाती है। लोगों की चाय की दुकान खुली होती है, हर वक्त पीते रहते हैं, अभी एक कप ख़त्म, या दूसरा लेके आओ, अभी पतीला उतारा है, चाय पिए, फिर दोबारा चढ़ा देंगे। जी जी, तो पागल होते हैं, कैफीन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सब है ना कॉज इसकी बिल्कुल बिल्कुल। डाइट भी अपना एक मेजर रोल या इम्पैक्ट इसमें प्ले कर रही होती है। अलबत्ता वो पेशेंट्स की जिनकी हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना है, उन पे डाइट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उनका ये इशू जेनेटिक होता है, और जेनेटिक होने की वजह से फिर इन्हें इश्यूज़ ये फेस करने को मिलते हैं कि एक तो खुद एतमादी खो बैठते हैं, जैसे कि आपने बताया, किसी से हाथ नहीं मिला पाएंगे, या इवन के गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाएंगे। और समटाइम्स ऐसे होता है कि नादरा में या एम्बेसी में ये लोग जब जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए, या इवन के मोबाइल का ही स्कैनर यूज़ करना, तो फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाता। या मुल्क से बाहर जाते हैं, जब आपको स्कैनर के टाइम पे वहाँ पे स्कैन कर काम ही नहीं करता, नहीं काम करता। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी रेकमेंड किए जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, जो कि बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं, 17-18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ISSB में अपीयर होना होता है। वो आपको पता है कि मिलिट्री का बहुत टफ क्राइटेरिया है, तो ऐसे लोग मेडिकल में वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं आपकी स्वेटिंग की वजह से। मगर आपने तो कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो जब बीमारी नहीं है तो फिर फेल क्यों हो जाता है? देखिए, बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी एक हाइट एक स्पेसिफिक हाइट से कम हो, आप बीमार नहीं, आप जितने मर्जी हेल्दी हो, बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हाथ का पसीना भी रख दिया उसमें। एग्जैक्टली उसकी रीज़न ये है कि देखें, आगे जाके आपने वेपन्स को हैंडल करना है, मशीनरी को हैंडल करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ओह, तो ये उसकी रीज़न।